पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ, डाइपोल बता दिया था। फाइन। सो डाइपोल डिस्कस कर दिया था मैंने और आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्लैरिटी दे दिया था एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में एंड पोलर नॉन पोलर में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, राइट? ये सुनो, चलो एक आइसोमर आता है जिसका नाम है सिस एंड ट्रांस, आप सुने होंगे। ज्योमेट्रिकल होता क्या है, देखो डबल बॉन्ड के अबाउट, सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट, अगर इधर क्लोरीन लग जाए, इधर एच, कहने का मतलब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में अगर आइडेंटिकल ग्रुप आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस। और अगर ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए ग्रुप तो इसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। यहाँ H और यहाँ H, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? सिस ना। तो सिस एंड ट्रांस, बताओ दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, किसका नॉन जीरो होगा? सिस का नॉन जीरो एंड ट्रांस का। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? भाई इधर डाइपोल इस साइड में जाएगा, इस साइड में डाइपोल इधर जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो, एंड ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको? बोलो। अच्छा देखो, डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ये निकालते हैं। व्हाट डू वी कैलकुलेट? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? आज समझाता हूं। जैसे ऐसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हो और उसमें पता करना हो कि भाई कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ना? जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने HF ले लिया, तो इसका म्यू ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी गिवन टू यू, और आपसे पूछेगा कि अगर इसकी इतनी वैल्यू है तो आप बताओ कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा कितना। तो कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अगर ये 100% आयनिक हो तो क्या उसका डाइपोल कैलकुलेट कर सकते हो? आपको बॉन्ड लेंथ भी दे रहेगा, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो गिवन। HF का एक बारी बॉन्ड लेंथ देखना कितना होता है, वैल्यू चेक करो। ना अप्रोक्सीमेटली 0.9 एंगस्ट्रॉम, राइट? बॉन्ड लेंथ HF बॉन्ड लेंथ 0.9 एंगस्ट्रॉम के आसपास अप्रोक्स, राइट? Calculate the dipole moment assuming HF to be 100% ionic compound. Try. देखो निकाल पाते हो? Calculate the dipole moment assuming HF to be 100% ionic compound. क्या हो रहा है?
चलिए देखें, स्टार्ट किया जाए बेटा। आइए देखते हैं। सो आपने क्या एज्यूम किया इसको 100% आयोनिक। अब 100% आयोनिक होने का मतलब क्या है कि ये जो भी HF है ये प्योरली H+ है एंड F- है, ये सुनो। और आपको मालूम है कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है, और ये लेंथ कितने लोग कह रहे हैं इस बारी बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई H+ पे चार्ज कितना आएगा, हाँ जी, H से जब आप H+ बनाते हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इसका मतलब इस पे जो इतना ही चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ये सिर्फ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कूलम। ये सुनो, तो मैं क्या करूंगा, क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम डालूंगा। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 कूलम थोड़ी ना चार्ज होता है। H+ हैव चार्ज इक्वल टू, भाई हाइड्रोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यही होता है ना H11 लिखते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बचा क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, यही तो वही आंसर है इसका। सो इनटू बॉन्ड लेंथ कितना है 0.9 इंटू SI यूनिट में -10 मीटर। अब देखो बेटा, तो ये आ गया कूलम मीटर, 1.6 इंटू 10 के पावर 0.9 इंटू 10 के पावर कितना 19 एंड 10 कितना हो गया 29 कूलम मीटर। ये सुनो, अच्छा चलो ये तो इस यूनिट में हो गया, बट केमिस्ट्री में जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट है वो है ESU सेंटीमीटर। कौन सा यूनिट है, ESU सेंटीमीटर। व्हाट इज ESU, चार्ज को मेजर करने का, स्टैट कूलम बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। और ये आपको मालूम है कि लेंथ, कॉमन यूनिट ऑफ डाइपोल, दिस होल थिंग इज मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ डाइपोल, सेंटीमीटर। बता रहा हूं वही चीज तो समझाना है। सो ESU के जगह पे डिस्कशन करना होगा, तो आई राइट एज 1 ESU इज इक्वल टू, इनफैक्ट ऐसे समझ लो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, सबको मालूम है, क्योंकि -10 मीटर होता है। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज रखो, 1 कूलम मीटर को उठा करके ये सारी वैल्यू हटा दो यहां से। अब मैं क्या करूंगा, इस म्यू की वैल्यू को दिखाता हूं, करना कुछ नहीं है, उसी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ना, अब म्यू इसको थ्योरेटिकल बोलते हैं ना, क्योंकि आपने एज्यूम किया, ऐसा रियल में है नहीं। म्यू थ्योरेटिकल, म्यू टी जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तो रख दिया मैंने 1.6 इंटू 0.9 इंटू 10 के पावर -29। कूलम की जगह पे क्या रख दूं बेटा, व्हाट शुड आई राइट, कूलम की जगह पे, हाँ तो एक कूलम की जगह पे कितना ESU है 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU। ये सुनो, और मीटर की जगह पे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर ना, अरे एक मीटर की जगह पे क्या लिखूंगा ये, ठीक है। अब मैंने रख दिया, तो ये सेंटीमीटर है, और ये क्या है ESU सेंटीमीटर, कंबाइन कर लो सारे पावर्स, देखो तो कितना आ रहा है 1.6 इंटू 3 इंटू 0.9 इंटू 10 के पावर, चेक करो -18 आ रहा है क्या, चेक करो, आ रहा है ना, 9 यहां से सीधा उड़ जाएगा तो 20 हो गया, 2 और कम हो जाएंगे तो 18,
ये याद रखना बेटा, 10 के पावर -18 को ही डे बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1.6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 0.9 DEBYE। नोट ये कर लेना, नोट कर लेना, 1 डे बाई इज इक्वल टू 10 के पावर -18 ESU सेंटीमीटर। सो बेसिकली अगर आप, क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि ना हमें फालतू में वो पावर ओवर में आंसर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक यूनिट हो जो पावर को ऑटोमेटिक बैलेंस कर ले, और सिर्फ हमें कुछ नंबर्स में आंसर आए। तो अब ये करो, 4.8 इंटू 0.9 करो, कितना आ रहा है बेटा? अरे 9 8 जा कितना होता है? 43 आएगा ना? 4 पॉइंट डे बाई, याद रहेगा सबको, है ना? ये हमने क्या एज्यूम किया है? क्या एज्यूम किया था? हाँ जी, क्या एज्यूम किया है? एज्यूमिंग HF टू बी 100% आयनिक। यस और नो? चलो, नोटेड। तो क्वेश्चन ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ HF है बॉन्ड लेंथ, जो कि होता ही है कितना? 0.9 एंगस्ट्रॉम, एंड इट्स ऑब्जर्व्ड and its observed dipole moment, and its observed dipole moment is कितना? एज्यूम कर लेते हैं वो वैल्यू। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना? कितना ले लो बताओ? 1.8 डे बाई। भाई 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? 100% की वैल्यू कितनी आई थी? 4.32। एज्यूम इट्स and its observed dipole moment is 1.8 day by, then find the percentage ionic character in HF। एक कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया, जिसको हमें बाद में करना था बेसिकली। ठीक है, करो। तो कैसे करोगे भाई? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे? डाइपोल मोमेंट के हेल्प से। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। चलो निकालो। हाँ जी बेटा, हो गया। कितना आ रहा है? 41 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ रहा है। देखो करना क्या है, म्यू ऑब्जर्व हमारे पास है, वैल्यू दिया 1.8 डे बाई, और थ्योरेटिकल जो हमने निकाला था 100% आयनिक समझते हुए
4.32 डे बाई इंटू 100 कितना आ गया भाई? ये 180 अपॉन 4.32 वैल्यू लगभग कितनी आ रही है बताना जल्दी कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है 41% के आसपास। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों ये डेटा मेरी तरफ से नहीं है ओजस्विन का आंसर है ये तुम लोग वेरीफाई कर लेना कुछ और हो तो आंसर कर लेना सही है चलो ठीक है मतलब टेंटेटिव वैल्यू है ना पास में ठीक। मैं तो ये समझाना चाह रहा था कि देखो कैलकुलेशन करेंगे कैसे अगर आयनिक कंपाउंड का डिस्कशन करना हो तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इज दैट क्लियर एवरीबॉडी 100% आयनिक मान हाँ तो ऐसा है ना यूनिटरी मेथड से 100% आयनिक हुआ तो इतना डाइपोल मोमेंट आना चाहिए ना आ रहा है बात समझ में या यूं कह लो कि 4.32 डाइपोल मोमेंट है तो वो 100% आयनिक होगा 1 यूनिट डाइपोल हुआ तो हाँ जी 100 अपॉन 4.32 तो अगर म्यू डाइपोल हुआ तो म्यू अपॉन 4.3 तो वही है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 वहीं से आएगी ठीक है क्लियर हो गया भाई सारी क्लैरिटी आ गई अब डाइपोल वगैरह के बारे में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म है डाइपोल लिखो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एज पोलर एंड identify the molecule as polar polar and non polar है ना कौन से है भाई XeF2 फिर कौन सा है XeF4 XeO3 भाई इसके बाद मैं दे रहा हूं बातें नहीं बेटा बिल्कुल डिस्कशन नहीं SF4 H2CO3 NO2 तब बहुत है वैसे करो बढ़िया से सोच के करना आंसर आना चाहिए
हो गया भाई, डन। टाइम लगेगा भाई, खत्म करो। आगे सारे बताओ। हम्म 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 चले देखें, आइए देखते हैं। डन ना। हम्म देखो XeF2 पहले देख लेते हैं। XeF2 में ये तो सबको क्लियर है, स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, 3 lone pairs will be there, fluorine and fluorine will be at the top and bottom, yes or no? कितने लोग करेक्ट हुआ? स्ट्रक्चर भाई XeF2 का, सब क्लियर है। बिना उसको बनाए आप नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि उसी से तो डाइपोल। अभी कितने लोग समझ गए? 3 डाइपोल 180 डिग्री पे, मान लो ये तीनों को मैं ए बोल दे रहा हूँ, ये खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से। प्लेनर वाला याद है, कल डिस्कस किया था। और ऊपर डाइपोल बी है, नीचे डाइपोल बी, तो यूजुअली लोन पेयर अगर आ जाए तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। बट ये वो केस है जहां पे लोन पेयर को ही कैंसिल कर दे रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ए आपस में खत्म एंड बी आपस में खत्म। ये समझ रहे हो ना, डाइपोल इधर से इधर की तरफ। सो दिस विल बी नॉन पोलर। XeF4 देखो बेटा, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन लेके गया और 4 बच गए। और आप समझ रहे होगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे वाले को खा जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो बी नॉन पोलर। तो ये भी लोन पेयर को कैंसिल कर दिया। कितने लोग करेक्ट हुआ ये? राइट। इसके बाद आते हैं XeO3 पे। सो जेनॉन लोन पेयर, रेडियली आउटवर्ड, तो भाई कितने लोग समझ रहे हो? सर इधर ऊपर अगर बी है, नीचे ए है, तो बहुत कम चांसेस है कि एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। अनइक्वल हो गए ना, टेट्राहेड्रल और रेगुलर एंगल भी नहीं है, तो ऊपर दूसरा कोई वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कुछ सी आ रहा होगा, तो दे कैन नॉट कैंसिल। सो दिस विल नॉट इक्वल टू 0, व्हिच मींस इट इज पोलर। समझ आ रहा है ना सबको? XeO4 विल बी नॉन पोलर, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। और रेगुलर कभी भी आ जाए तो मैंने आपको डिस्कस किया था, इनका इधर जाएगा, इनका इधर जाएगा, कैंसिल कर लेंगे। नॉन पोलर। SF4, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 है, और एक लोन पेयर, सॉरी 4 ले गया फ्लोरीन, एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 5 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे आ रहा है क्या बात समझ सबको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और पहली बात, कितने लोग ये समझ रहे हो सर अब एंगल्स रेगुलर है ही नहीं, और अगर एक लोन पेयर आ गया तो कोई कैंसिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर को लोन पेयर ही कैंसिल कर सकता है। तो ये पक्का क्या होगा? पोलर। भाई ये तो बड़ा ही अलग सा स्ट्रक्चर है, इसको कौन कैंसिल करेगा? डाइपोल अलग अलग है, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा? पोलर। और लास्ट वाला कौन सा दिया था? NO2 इज ऑब्वियसली पोलर, लीनियर नहीं है ना बेटा, डॉट इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा? पोलर। सो दैट्स इट, पोलर नॉन पोलर के इतने ही केसेस थे और ऐसे ही करना था। हाँ बेटा, NO2 इज पोलर। खत्म हो गया सारा चीज। अब हेडिंग डालो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी, मॉडर्न थियरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नाम क्या है इसका? वैलेंस बॉन्ड थियरी। हेडिंग डालो मॉडर्न थियरी।
मॉडर्न थियरी। सो बेटा जो मॉडर्न थियरी है वो सब किस पे बेस्ड है? मॉडर्न थियरी किस पे बेस्ड है? हाँ, मॉडर्न थियरी किस पे बेस्ड है बताइए? मॉडर्न थियरी इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट। याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस पे बेस्ड है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट थियरी है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे किसको? VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके हाइब्रिडाइजेशन ले आएगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, ये दो हमारे सिलेबस में डाई एटॉमिक के लिए इसको पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस के अंदर, इन आर सिलेबस, राइट। होता तो ये सभी के लिए MOT, रिलेटिवली एडवांस थियरी ना। तो मॉडर्न थियरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे कंसिडर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज द बेस मॉडल फॉर एटम। इसके पहले किसी ने ऑर्बिटल का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वो सब ओल्ड थियरीज थी। उस समय तक एटम के बारे में जितना लोगों को मालूम था उसके हिसाब से सब एक्सप्लेनेशन दे रहे। इज दैट क्लियर? तो चलो VBT हेडिंग डालो, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और पढ़ते हैं इसके बारे में। वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी भाई, और क्या बोलता है? तो देखो, लिखो, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, as per valence bond theory, as per valence bond theory, a covalent bond is formed, a covalent bond is formed to pair unpaired electron of an atom, to pair unpaired electron of an atom। ठीक है, क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग एज पर VBT? कि भाई जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास हैं वो पेयरिंग कराने के लिए वो बॉन्ड बना रहा है। अब ये कैसे बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड? ये पेयरिंग कैसे करेगा? थ्रू ओवरलैपिंग, बाय ओवरलैप ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। देखो, बाय ओवरलैप ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। से बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां होते हैं? इनर शेल में, या आउटर शेल, या वैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं। लिखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, नोटेड? हाँ। सो अब पॉसिबल ओवरलैप है क्या? कैसे हुआ? तो देखो, VBT के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो VBT फॉर H2, हाइड्रोजन के लिए। सो बेटा हाइड्रोजन का पहले मैं इलेक्ट्रॉन देखूंगा, कितना है? 1s1। कितने अनपेयर्ड है? एक है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी वही होगा। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाऊं तो यहां मैं न्यूक्लियस रख रहा हूं, डॉट 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये नजदीक आएंगे
तो ये जो एक्सिस है जो दोनों के न्यूक्लियस से पास होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसके अलोंग ये जाके ओवरलैप कर लेंगे। एन एन का मतलब न्यूक्लियस है, ये देखो पेयरिंग हो गई, ये ओवरलैप है। ये होता है एक्चुअल वे ऑफ बॉन्डिंग एज पर वीबीटी। नहीं बोल रहा हूं न्यूक्लियस है, एन का मतलब यहां न्यूक्लियस, एन रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस, ठीक है, इज दैट क्लियर? सो इसी तरीके से अगर मेरे को दिखाना हो वीबीटी फॉर F2 तो नहीं दिखा सकता भाई। फ्लोरीन का मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। p के अंदर तीनों होते बेटा, px में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर F2 का, ध्यान से देखना, मैं F2 का यहां डिस्कशन कर रहा हूं। सो फ्लोरीन को मैं ऐसे बनाता हूं, यहां न्यूक्लियस हो गया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में करने के लिए मैं अनपेयर्ड कहीं भी रख सकता हूं, बट मैं अपनी सुविधा के लिए यहां रखूंगा। 2p5 था, एक डब्बे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो मैंने सामने रख दिया। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन भी आएगा बेटा, उसका भी ऐसे ही होगा, 1s 2s एंड 2p। तो भाई अब बॉन्ड बनाना है ना, तो इनके ऑर्बिटल्स इस तरह से अलाइन होंगे सच दैट कि जब ये नजदीक आ रहे हो, अगेन अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो मैं यहाँ फाइनल इनका ओवरलैप दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेना। ये हो गया इनका ओवरलैप। कौन सा चीज ओवरलैप किया? हाँ जी, क्या ओवरलैप किया? पी ऑर्बिटल। इंटरेस्टिंग है ना? पी ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। ये एफ एफ के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। एच एच के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? बाय द ओवरलैप अलोंग द एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड ऑन ओवरलैप। ये सुनो, तो अब आपको फ्लोरीन को ऐसे देखना है, एटम को ऐसे देखना है, और F2 को ऐसे देखना है। हमारे बुक में थोड़ी लेजीनेस दिखाई है, उन्होंने सीधा सीधा ऐसे दिखा दिया है, पीपी ओवरलैप। अब वो फील ही नहीं आते कहां से अचानक से पीपी आ गए, बट आप समझो, इनकी थियरी पढ़ोगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल दिखाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको वीबीटी फॉर O2। क्या आप ट्राई करोगे? O2 के लिए बनाओगे ऐसे ही? पहले यहां तक खत्म करो, O2 सोचो, N2 सोचो, बनाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या।
हो गया भाई? N2 का भी हो गया? आओ चलो दिखाता हूं। हाँ जी, देखते हैं। देखो, टाइप ऑफ ओवरलैप या फिर बॉन्ड की मैं बात कर रहा था ना। तो उसके अंदर आप देखो, सिग्मा, पाई, डेल्टा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाई द ओवरलैप अलोंग द एक्सिस। जैसे भाई हमने देखा एस एस का, या फिर अगर पी पी का देखो तो ऐसा है ना, एस पी का देखो तो ऐसा है। ये सब क्या है? सिग्मा के एस एस ओवरलैप। ये पीपी ओवरलैप। ये कौन सा है? एस पी ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अलोंग, हाँ जी, आई एन एक्सिस, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो भाई अबव, इनके बीच में ओवरलैप, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड को, इसको बोलते हैं पी पाई, पी पाई, पाई बॉन्ड, क्योंकि पी पी ओवरलैप किया। एक और भी होता है बेटा, डी का डबल डबल शेप होता है, दिस कैन ऑल्सो ओवरलैप, इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई, पाई बॉन्ड। ऐसे कितने लोग कह रहे हैं एक और टाइप भी निकल सकता है? बिल्कुल। ये कौन सा हो गया? डी पाई पाई, पाई बॉन्ड। नॉट वेरी कॉमन, दीज टू आर वेरी कॉमन, पी पाई एंड पी पाई डी पाई। कैसे ओवरलैप हो रहे हैं? साइडवेज ओवरलैप। कैसे ओवरलैप है? साइडवेज। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ फेज। फेज समझते हो? वेव में फेज कैसे दिखाते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में क्या होता है? नोड। यही होता है ना फेज। तो हम वेव फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सेम फेज की चीजें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ये बॉन्ड बनाएगा। अपोजिट आ गया तो नहीं बनेगा, ये प्लस माइनस और ऊपर माइनस प्लस आ गया तो एंटी बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। ये कहां चला जाता है? एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है? बॉन्ड। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे सेम फेज वाली चीजें आपस में मर्ज कर जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये चीज क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को खत्म कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव। इनका रिजल्ट क्या है? इनका रिजल्ट ऐसे आएगा, ये है प्लस एंड माइनस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये अच्छे से ओवरलैप। इसका रिजल्ट क्या आएगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई, बाहर की तरफ रह गई।
क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दिस इज एंटी बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों का रिजल्ट है। ये बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? एक और ओवरलैप होता है जिसको जीरो ओवरलैप बोलते हैं। देख ऐसा, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, और दूसरा वाला ऐसे आ जाए। अगर ये आकर के इस पे ओवरलैप करते हैं, यानी रिजल्ट ऐसा आएगा। दोनों से ओवरलैप करिए, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप का एक और एग्जांपल है, ये प्लस माइनस हो, एस ऑर्बिटल आ जाए, दोनों से इंटरेक्ट कर लें, ये भी जीरो ऑर्बिटल, जीरो ओवरलैप, इसको भी लिख लें। सो बेटा अलाउड क्या है बॉन्ड बनाने के लिए? ये अलाउड है कि सेम फेज वाली चीजें सामने आनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस प्लस। ये क्या है? साइडवेज जो मैं करा रहा हूं, और डायरेक्ट जो आ रहे हैं उनमें उनमें भाई इसका भी प्लस होना चाहिए ये लोब, इसका भी ये प्लस होना चाहिए, या इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, एस का भी पॉजिटिव होना चाहिए और इधर का भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। सेम फेज वाली चीजें एक दूसरे के नजदीक आके ओवरलैप करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बॉन्डिंग और ठीक है। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या एस एस कंबाइन कर सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए? मतलब ही नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं वो तो। अच्छा, पाई बॉन्ड में कुछ खास बात देख रहे हो? फेज बदल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आप ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमो तो आपको पॉजिटिव फेज के बाद नेगेटिव फेज दिखाई देगा। यहां आपको एक ही फेज दिखेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव। ऊपर से लेके नीचे तक घूम जाओ, एक ही फेज दिखेगा। तो फेज वाइज भी हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और डी में भी वही कहानी है कि भाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए। और आपको मालूम है कि डी वाले में अल्टरनेट वाले साइन ऐसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नोड वाली जो चीज मैंने आपको बताई। तो देखो ये भी बॉन्ड तभी बनेगा। तो ये सब डायग्राम से देख लोगे ना, क्वेश्चन आते हैं इसमें बड़े छोटे छोटे टाइप में, बहुत इरिटेट करता है ये। तो दिमाग में क्या लगाना, जब बॉन्ड बनाना है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कराना है, तो ओवरलैप ऐसा होना चाहिए जो सीधा सीधा सेम फेज की चीजों को सामने लेके आ रहा हो। याद रहेगा सबको? बोलिए। चलो भाई, नोट कर लिया सबने? हटाओ इसको, हाँ जल्दी बनाओ सब, खूब बढ़िया। कर लिया भाई? सो व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड? वेरी रेयर, बहुत कम चांस है आपको पूछने का एग्जाम में। मैं सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सिग्मा मैंने बनाया, ये सब क्या थे? पाई थे। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख डेल्टा क्या होता है। जैसे डी हो जाए, ध्यान से समझना, ये ना, ये प्लस माइनस यही होता है डी का। आ रहा है बात समझ में? सामने एक और डी आ जाए ऐसी, माइनस प्लस माइनस एन प्लस। ध्यान से समझो, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे,
ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। कुछ समझ रहे हो कैसा है? ये ऐसे सामने से आ रहे हैं, चारों के चारों लोग ओवरलैप कर रहे हैं। तो कई बार इसको ना ऐसे क्यूब में दिखाया जाता है। यहां सामने, और ये समझ लो कि ये ऐसे आ रहे हैं नजदीक। समझ रहे हो बात को? तो नोट कर लो, इसी को डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, वीकेस्ट अमंग ऑल। सिंगल, ये सब सिंगल है। दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब वो चाहे साइडवेज करे, चाहे ऐसे करे, चाहे कैसे भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ लोब्स देखने लग जाएं तो उस हिसाब से ये बॉन्ड, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई तो एक ही काउंट होता है ना, लोब दो ओवरलैप कर रहे हैं तो लोब से मतलब नहीं होता। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, वो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करने से एक ही बॉन्ड। हाँ, दो ऑर्बिटल ओवरलैप करने से एक ही। और ये डी थे ना, ये डी है ना बेटा, ये पी नहीं है, ये डी है। डबल डंबल किसका होता है? डी का होता है। डेल्टा बॉन्ड, सभी ने नोट कर लिया बेटा? मिटा दूं? चलिए अब O2 का देखते हैं जो आपको दिया था। तो देखो, ऑक्सीजन के पास 1s2 2s2 2p4 है। भाई वीबीटी के हिसाब से व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग? टू अनपेयर्ड इट, सॉरी, टू पेयर इट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ऑक्सीजन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों तरफ 1s, फिर 2s, फिर 2p। अब 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऐसा है जिसमें पेयर्ड। तो मैं काम कर रहा हूं, मेरे लिए इजी रहेगा कि Z को इन्वॉल्व ना करूं, तो Z में मैंने क्या डाल दिया? लोन पेयर। और यहां अनपेयर्ड, यहां अनपेयर्ड, ये सुनो, सॉरी, सेम स्पिन में रखना होता है। ठीक है, अब इधर वाले में यहां प्लस का मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, आप उसको N से भी दिखा सकते हो, मर्जी आपकी। पॉजिटिव साइन से मैं कर दे रहा हूं अभी। अब देखो, कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये आप ना डेलिबरेटली अपोजिट साइन क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ताकि ओवरलैप करे तो भाई दो इलेक्ट्रॉन कॉमन स्पेस कभी भी शेयर करेंगे तो वो स्टेबल तभी हो सकते हैं जब अपोजिट स्पिन में रहे। ये तो हमने सीखा ही है। एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी, तो एक तरह से क्या है? कॉमन ऑर्बिटल का स्पेस ही तो है। इसलिए मैं ऐसा करो, तो क्या कहोगे सर, क्या ये ऊपर नहीं रहा होगा लेकिन जब नजदीक आएगा तो ये बाउंडेड है कि इसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो मैं पहले से ही कर देता। अब इनकी बॉन्डिंग दिखाते हैं। सो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि नजदीक आएगा तो ये ऑर्बिटल सबसे पहले इंटरफेयर करेगा। ये बन गया हमारा सिग्मा। फिर कौन सा बॉन्ड बना दूं मैं? अब पाई आपको समझ में आ रहा होगा, उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, रिलेटिवली पाई बॉन्ड वीकर होंगे, देखो ना। और भाई आपको मालूम है कि Z के अंदर तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन था, वो ऐसे ही रहेगा, 1s एंड 2s।
इलेक्ट्रॉन 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 1s एंड 2s। सो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को दिखाओगे तो बड़े क्लमजीनेस नहीं आएगा डायग्राम में। सिर्फ ओवरलैपिंग को दिखाओ तो क्या बोलोगे भाई, इसके p एंड p के बीच में क्या बना है। अब देखो मैं बहुत ज्यादा इलोंगेट कर रहा हूँ, p ऑर्बिटल इतने भी इलोंगेटेड नहीं होते हैं। ये न्यूक्लियस है तो ऐसा होता है, तो दूसरा वाला ऐसे कर लिया, दिस इज। अब फिर ये 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 इनके बीच में जो ओवरलैप है एक दूसरे की तरफ जो इंक्लाइंड है वो क्या है, पाई। सो दिस इज सिग्मा एवरीबॉडी एंड दिस इज पाई। सो O2 जो आप बनाते हो, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैं सिग्मा पाई क्यों बोलता था। ये मॉडर्न चीजें हैं सिग्मा पाई, मैं बहुत पुराने थियरी में ही बोल रहा था क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बोल रहा था, ये पुराने थियरी का पार्ट नहीं है। पाई का स्टार्टिंग ही वीबीटी के बाद से, वीबीटी के पहले पाई सिग्मा कुछ नहीं जानते थे सब लोग, क्या जानते थे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बस। अंडरस्टूड। सो भाई एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, सबको क्लियर है। हाँ O2 बना। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो ऐसे बना लेते हैं, बोलते हैं कि सर इनको ओवरलैप भी तो कराना है, लाओ करा देते हैं। तो एक ऐसे ओवरलैप करा दिया, एक ऐसे करा दिया। ये कितना खतरनाक है, देखो ये किसी भी टाइप के ओवरलैप में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पी पी को ओवरलैप करा रहे हो और ये पी पी अलग अलग ऑर्बिटल है। तो अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये, इसके अलोंग या तो कराओ या तो परपेंडिकुलर करके कराओ। बट क्या कराया यहाँ पे हमने, कुछ भी नहीं फॉलो किया। सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, इस तरह से नहीं बनाना है O2 को, ठीक है। O2 को सिग्मा एंड पाई के रेफरेंस पे, समझ में आ गया। सो आई होप अब आप HF भी कर लोगे, करो तो दिखा दो मेरे को जल्दी से, HF दिखा दो। HF दिखाओ बेटा। बना लिया सबने। क्या होगा, हाइड्रोजन 1s1, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या यहां प्लस कर दो। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें मिल रहा है हमें, किसी एक पी में, तो पी को ओवरलैप करा दिया मैंने, यहाँ पेयरिंग होगी 1s 2s एंड 2p के रिमेनिंग ऑर्बिटल 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, वी आर डन। दिस इज बॉन्डिंग बिटवीन HF। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बना है। ये सिग्मा कैसे बना है, S एंड P के ओवरलैप। अब एक बारी फोकस करो अमोनिया में, ट्राई टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अमोनिया बाय VBT एंड also confirm the bond angle by VBT। बताओ, try to explain the bonding in ammonia using VBT and also confirm the bond angle।
हो गया बेटा? आर यू गाइस डन? अमोनिया ट्राई किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा अमोनिया के स्ट्रक्चर। देखिए, करें स्टार्ट? आओ देखते हैं। सो अमोनिया के केस में ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 1 1, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं बना लूंगा ऐसे ऑर्बिटल 1s 2s, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ पॉजिटिव डाल दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p। तीनों में एक 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, अच्छा ये तो सिमेट्रिकल है ना s वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं थोड़ी ना, पूरे ऑर्बिटल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोबेबिलिटी मतलब आप समझ रहे हो। अब इसमें 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको मालूम है कि ये ऐसा है, 3 हाइड्रोजन है, तो कितने लोग कह रहे हैं एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से, और एक इधर से। यस और नो? मजेदार वाली बात क्या है कि एच एन एच एंगल कितना होगा? तो ये था अगर मान लो पी वाई, और ये क्या है पी एक्स, तो एंगल कितना होगा? जो कि गलत है। रियल एंगल कितना होता है? 107 के नियर अबाउट, 107.5। ये क्या मजाक हो गया? क्योंकि आप देखो विस्पर से निकालो इसका एंगल, तो टेट्राहेड्रल है ना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल में एग्जैक्ट एंगल कितना होता है? 109। ये 109 होता है, ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा, तो 109 से थोड़ा कम हो जाता है, 109 107 के आसपास। और ये एंगल कितना दे रहा है? 9। कुछ तो गलत है इसमें, ठीक है। सो प्योर VBT couldn't explain about the bond angle or geometry of ammonia. Now just think about the formation of CH4, कार्बन एन। बताओ कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p2। कितने अनपेयर्ड हुए भाई? 2 ही है, ये तो पेयर्ड है। उस हिसाब से कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? सिर्फ 2। तो भाई कार्बन को 2 बनाने चाहिए, और एक भरा है S2s, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 बनना चाहिए, जो कि गलत है। CH2 अनस्टेबल होता है। CH2 इज एन इंटरमीडिएट कार्बीन, इट इज हाईली अनस्टेबल। बनता क्या है? CH4। तो कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने बोला कि आगे कर दो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो। चलो ठीक है, वो भी कर लिया। अब कर लेने के बाद कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? 1s2 2s2 2p3। अब p3 के हिसाब से देखो 1 1 1, और यहाँ पे देखो 1, सॉरी यहाँ 1, ये तो पूरा भरा हुआ था, तो अंदर की बात ही नहीं करूंगा, वैलेंस शेल यही है। अब उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन s में है, और बाकी p में एक एक करके, और एक इलेक्ट्रॉन s में। अब देखो बॉन्ड कितना वियर्ड सा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी भी एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, और इसका तो एंगल ही कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बना रहा है कि यहां से बना रहा है कि यहां से, कैसे मालूम चलेगा? और ओवरलैप करने में कितनी दिक्कत आएगी। तो इस हिसाब से इसका एंगल प्रेडिक्टेड बाई VBT 90 डिग्री, जो कि फिर से गलत है। इसका तो एकदम रेगुलर होता है 109 डिग्री 20। सो VBT अमोनिया, मिथेन एंड ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लिखो ड्रॉबैक ऑफ VBT। ड्रॉबैक ऑफ VBT।
ड्रॉबैक ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो। VBT couldn't explain the bonding. VBT couldn't explain the geometry in CH4 and the bond angle. Geometry and bond angle in CH4, ammonia and many other molecules, many other polyatomic molecules. तो अब क्या करें फिर, VBT जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो इसी को इम्प्रोवाइज करते हैं और हम लेके आते हैं कंसेप्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन। लिखो, द concept of hybridization is introduced to concept of hybridization is introduced to rectify this bond angle problem. इंटरेस्टिंगली क्या है भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई रियल एग्जिस्टेंस है इसके बारे में अभी भी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। नोट करके लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एंड हैव नो experimental confirmation, no experimental evidence about it, लिख सकते हो, and have no experimental evidence about it. तो समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे। जैसे CH4, जब हम CH4 लिखते हैं तो हमें मालूम है कि भाई ये एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, यही होता है ना बेटा, बोलिए विस्पर से एंगल तो यही है, ये सुनो। अब देखो, ये इतना रेगुलर चीज बताने के लिए इनका कंसेप्ट है क्या वो समझते हैं पहले। तो इनके हिसाब से भाई जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं S and P, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, और वो ऑर्बिटल गायब हो जाएंगे और इनके जगह नए ऑर्बिटल पैदा होंगे जिनमें जो जो ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं उसके हिसाब से उसका नाम बन जाएगा। जैसे S और P3 मिलकर के किए थे ना, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3। So hybridization is a process of intermixing of similar energy orbital to produce equal number of new hybrid orbital having equal energy. Degenerate, ये चारों की एनर्जी एक जैसी होगी, चारों का लोब एक जैसा होगा। कहोगे सर ये तो कुछ ऐसी वाली बात हो गई कि कार्बन पहले ऐसा था 1s, फिर 2s और फिर 2p, x y n z 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बोल रहे हो कि कार्बन ऐसा हो गया सिर्फ 1s एंड इसके बाद sp3 क्योंकि अब तो ये गए। तो अगर sp3 है तो उसका शेप क्या होगा, वो भी तो ऑर्बिटल है। तो बेटा sp3 के शेप को समझने के लिए आप ये ज्योमेट्री याद रखो, यहां से आपको आ जाएगा। sp3 कैसे होगा, ऐसे। ये सारे ऑर्बिटल क्या है, sp3। ये ऑर्बिटल क्या है, sp3। ये ऑर्बिटल क्या है, sp3। ये ऑर्बिटल क्या है। तो चारों डिजेनरेट ऑर्बिटल, अब बोलते बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इसमें भरो, कैसे, जिससे बॉन्डिंग सेटिस्फाई हो रही हो। कितने सिग्मा बने, 4। कितने अनपेयर्ड चाहिए, 4। इलेक्ट्रॉन कितने बचे थे, 4। तो एक एक भर दो सब में। अब हाइड्रोजन को लाके चिपका दो। तो कई बच्चे गलती ये करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज अ बॉन्ड मेकिंग फिनोमेना। बिल्कुल गलत। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन।
बॉन्ड अभी बना नहीं है, पहले ये रीअरेंज करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अब हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना रहे। क्लियर है भाई? नोट करो जल्दी, खत्म करो। किसकी? सिमिलर एनर्जी बोला मैंने, आइडेंटिकल नहीं बोला। 2s 2p में डिफरेंस है। अब देखो ये हो क्या रहा है, बेसिकली ऐसे समझो कि यहां से हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन अप्रोच जब कर रहा था तो इस पे रिपल्शन हो रहा था, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके पास आ जाएगा, तो ये सब आपस में मिक्स कर जाते हैं। मतलब हाइपोथेटिकली मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब अंदर वाला तो अनटच्ड रहेगा ना, बहुत अंदर है, शील्डेड है वो। लिखो जल्दी, खत्म करो इसको। लिखो हाइब्रिडाइजेशन इज, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाँ जी लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ hybridization is the intermixing of similar energy orbitals. Hybridization is the intermixing of similar energy orbitals. Hybridization is the intermixing of similar energy orbitals to produce equal number of hybrid orbital या equal number of degenerate hybrid orbitals. Equal number of degenerate hybrid orbitals. उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दैट इज, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दैट इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इज इक्वल टू number of atomic orbital mixed is equal to the number of atomic orbitals mixed is equal to the number of hybrid orbitals is equal to the number of hybrid orbitals produced. अब आप CH4 दिखा लो, बहुत मजा आएगा इसको लिखने में अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। कार्बन पहले क्या था? ग्राउंड स्टेट में, फिर क्या हुआ? हाइब्रिडाइज स्टेट में। तीसरा स्टेप क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 3 स्टेप में CH4 की बॉन्डिंग दिखा लो। सबसे पहला ये था ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s2 2p2, आप उसको ग्राउंड स्टेट लिख लेना यहाँ, GS। है ना? नेक्स्ट लिख लो, सब बना लो फटाफट जल्दी जल्दी। फिर हाइब्रिडाइज स्टेट लिख लो। ये sp3 कैसे हुआ? S और तीनों P की मिक्सिंग से। ये कैसे डिसाइड किया कि 3 P मिक्स करेंगे? हाँ गुड, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कितने P की जरूरत है ये कैसे डिसाइड किया? ये तरीका है, अभी समझाता हूँ। स्टेरिक नंबर से डिसाइड होता है। जो CH4 का स्ट्रक्चर है ना, इसमें कितना है स्टेरिक नंबर? 4। 4 साइड एटम्स आर देयर, तो जितना स्टेरिक नंबर उतने ऑर्बिटल हमें चाहिए, तो उतने को मिक्स करना पड़ेगा। तो एक S और 3 P को मिक्स करूंगा तभी तो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। ओके, अभी मैं टेबल बनवा दूंगा ना, पहले इसको लिख तो लो, खत्म थोड़ी ना हुआ है, तो इंट्रोडक्शन है बस। नोटेड? चलिए भाई, मिटा दूं? देखना, S और P3 मिलकर के सभी का नाम sp3 रख लेना चारों का। चलो भाई टेबल बनाएंगे, प्यारे बच्चों टेबल बनाते हैं, है ना?
यहां लिख लो स्टेरिक नंबर, यहां लिख लो हाइब्रिडाइजेशन। सबको मालूम है ना भाई स्टेरिक नंबर क्या होता है? देख स्टेरिक नंबर अगर 2 हुआ तो स्टार्टिंग विथ S एंड एक P का मिक्सिंग करेंगे और मिलके क्या बन जाएगा? 2 डब्बे मिलेंगे मेरे को, क्या sp sp, 2 डब्बे समझ गए ना? 2 ऑर्बिटल मिक्स, 2। स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो एक S और 2 P की मिक्सिंग होगी, क्या मिल जाएगा हमें? sp2 के 3 डब्बे मिलेंगे, sp2 सॉरी ऊपर लिखते हैं ना, नीचे नहीं, P के ऊपर पावर मिल। क्या इनकी ज्योमेट्री बनाने की जरूरत है या खुद समझ जाओगे? क्या होगा? लीनियर। तो sp sp ऐसे छोटा सा ऐसे लोब भी बनाते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए बस। तो ये है sp और ये है sp, ज्योमेट्री बनाना हो तो लीनियर। समझते हो आप? इसको बताने के 2 आया तो क्या होता है? स्टेरिक नंबर 2 आया तो लीनियर, 3 आया तो क्या होता है? प्लेनर। तो वही तो है यार, कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीजें पढ़ चुके हैं। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये सब। चल सो sp2 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 स्टेरिक नंबर 4 S प्लस 3p मिलके क्या बन गया? sp3 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 sp3। तो sp3 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 गॉट इट? चारों का क्या है? sp3 ओनली। सब क्लियर है? 5 हो गए तो क्या होगा भाई? S और 3p, अब 3p के अलावा चौथा थोड़ी ना होता है, फिर एक d यूज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? sp3d, s को लिखोगे s प्लस 3p प्लस 1d मिला के sp3d। कितने डब्बे मिलेंगे भाई? 5, 1 2 3 4 5, सभी का नाम sp3d। क्या बना लोगे आप? अब बताने की जरूरत है बेटा, sp3d कैसे बनाओगे? ट्राइगोनल। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है ना, उसमें ज्यादा कैरेक्टर sp2 जैसा होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है इसमें बोलते हैं pz dz मिलकर के बनाए रहते हैं। कैरेक्टर ज्यादा इसलिए लंबा हो जाता है ये बॉन्ड, इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसलिए छोटा होता है। p लॉन्गर होता है ना, d लॉन्गर होता है। तो ये ऐसा बोलते हैं कि इधर pz dz कैरेक्टर इज मोर और इधर sp2 कैरेक्टर इज मोर, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज लॉन्गर। बॉन्ड क्या मतलब? ऑर्बिटल इज लॉन्गर लिख सकते हो, ऑर्बिटल इज लॉन्गर एंड दिस ऑर्बिटल रिलेटिवली स्मॉलर। ये sp3d का है। कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ है? सॉरी dz स्क्वायर यूज हुआ है। कौन सा यूज हुआ है? dz स्क्वायर। यहां एक अकेला d है तो कौन सा d है? तो dz स्क्वायर। समझ गए? छठा आते हैं, कौन सा है? s प्लस 3p प्लस 2d, तो समझ में आ गया sp3d2। इसमें कौन से है भाई? इसमें बोलोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर यूज होता है। कौन सा यूज होता है? दोनों एक्सिस वाले, स्क्वायर वाले जो भी हैं दोनों यूज आते हैं यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल बना लोगे, उसके बाद वाला भी लिख लेना, और वी आर डन विद द हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा बता नहीं लोगे? जैसे मैं पूछूं कि बता, चल जल्दी से बता, XeO4 का हाइब्रिडाइजेशन बता, जेनॉन का कितना है? जल्दी बताओ। स्टेरिक नंबर देखो, स्टेरिक नंबर कितना है जेनॉन XeO4 का? जल्दी बताना बेटा। 4 है ना? 4 पे क्या आएगा? एक S और 3 P मिलेंगे, क्या मिल जाएगा? sp3। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बता क्या होगा? sp3d। SF6 का बता क्या होगा? sp3d2। ISF2 का क्या होगा? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, क्या हो जाएगा? sp3। स्टेरिक नंबर देखो भैया, उसी से डिसाइड करना है, सबका हो जाएगा। ये बता, C डबल बॉन्ड C, H, इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बता। इसका बता, इसका बता ना, इसका बता, इसका। हाँ जी, 1 2 3 है, 1 2 है,
और ये 1 2 3। सबको क्लियर हो गया? इतना सिंपल है ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। सो वी आर डन विथ हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक मैं टेस्ट में डालूंगा हाइब्रिडाइजेशन तक, ठीक है। एमओटी बच गया है, प्लान तो था खत्म होने का लेकिन खत्म, एमओटी भी रह गया, एक लेक्चर लगेगा उस पर। सो अगले वीक में पढ़ेंगे हम लोग। दैट्स ऑल एवरीबॉडी।